हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विवेक और मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है दोस्तों ट्रेनी स्पार्क। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जो भी आपका कॉमन कोर्स है, आईडीडी हो, एमडी हो, एचआई है, वीआई है, उसका एक कॉमन पेपर था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का। फर्स्ट ईयर में आता है ये पेपर। उसका प्रीवियस ईयर पेपर देखा था। तो उस पेपर में पार्ट डी में कुछ क्वेश्चंस थे, बड़े क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, वो हर साल रिपीट भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने उसमें बताया था आपको कि हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो ये वीडियो उसी के लिए है। तो इस वीडियो में हम 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और मैक्सिमम कितने मार्क्स का भी आ सकता है। यानी कि तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्धिक विकलांगता क्या है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है एसएलडी यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानेंगे। और तीसरा जो होता है वो है अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में जानेंगे। और ये 10 मार्क्स का वीडियो होने वाला है, मिनिमम 10 मार्क्स का। और कॉमन पेपर फर्स्ट ईयर में है आप, तो आपका चाहे आईडी का कोर्स हो या एमडी का कोर्स हो या एचआई का हो या वीआई का है, ये तीनों क्वेश्चंस ज़रूर रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला टॉपिक जो है इस वीडियो का, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन वही कि बौद्धिक विकलांगता क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। तो बौद्धिक विकलांगता जैसे ही नाम में लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल यानी कि माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, यानी कि बुद्धि से रिलेटेड है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बौद्धिक विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि मतलब इंटेलेक्चुअल यानी कि कॉग्निशन, जैसे बुद्धि किस चीज़ में यूज़ होती है, एक मिनट। बुद्धि यानी कि हमें कॉग्निशन और इंटेलेक्चुअल कुछ फंक्शन से मिलके बनते हैं, जैसे कि सीखना यानी कि लर्निंग से, समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग से, वैसे तो रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी में इंक्लूड होता है, तर्क करना यानी कि रीजनिंग। और अनुकूलित व्यवहार यानी कि एडेप्टिव बिहेवियर। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है, कंडीशन है एक पेशेंट की या फिर एक बच्चे की, जिसके अंतर्गत 2 तरह के कंडीशन इंक्लूड होते हैं। पहला इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और दूसरा एडेप्टिव बिहेवियर यानी कि संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। उसको आप दूसरी भाषा में संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक समस्या भी कह सकते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में के कामकाज, सामाजिक कौशल महत्वपूर्ण कमी होती है। यह 18 वर्ष की आयु से पहले शुरू हो जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में ही स्टार्ट होती है, जन्मजात हो सकती हैं। तो देखिए, बौद्धिक विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति की संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक पहलुओं को प्रभावित करती है, अगर हम अपनी भाषा में नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो। बाकी आप यहाँ से भी देख के अच्छे से नोट्स बना के याद कर सकते हैं। और यह 18 वर्ष की उम्र से पहले शुरू हो जाती है। ठीक, ये मीनिंग था। अब देखिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है यानी कि बौद्धिक विकलांगता है, उसकी जो विशेषता है वो ये है कि सामान्य से कम बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, यानी कि जो नॉर्मल पर्सन का आईक्यू होता है उससे कम आईक्यू होता है, यानी कि 70 से कम होगा इन लोगों का आईक्यू लेवल। यानी कि जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं उसका आईक्यू लेवल 70 से बिलो होगा, नीचे होगा, और उसको सीखने में, बोलने में, दैनिक कार्यों को करने में क्या होगी, कठिनाई होगी, डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, सेल्फ केयर एंड सोशल स्किल एक्सेट्रा। और यहाँ पे सामाजिक लिखा हुआ है, सामाजिक और व्यवहारिक कौशलों में
उन व्यक्तियों में क्या देखी जाएगी, कमी देखी जाएगी। उनको सामाजिक और व्यवहारिक कौशल करने में कठिनाइयाँ होगी और यह जन्म से ही शुरू हो जाती है। कब से शुरू, जन्म से ही शुरू हो जाती है और 18 ईयर्स से पहले ही आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो आईडीडी से पीड़ित है। चलिए इसका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। देखिए, अगर कोई बच्चा अपने उम्र के अनुसार बातें नहीं समझ पाता, यानी कि उसकी एज जैसी है उस हिसाब से वो बातें नहीं समझ पा रहा, स्कूल की पढ़ाई में बहुत पीछे होता है, या रोज़मर्रा के कामों में जैसे नहाना, खाना या दूसरों से बात करना, कम्युनिकेशन में भी उसको प्रॉब्लम हो, या सीखने में काफ़ी समय लग जाता है, तो ऐसा बच्चा जो होता है वो बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित होता है। यानी कि वो बच्चा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल होता है। एक से इसका एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं है ये सारे कि सारी चीज़ों में कठिनाई हो, किसी भी एक चीज़ में कठिनाई हो सकती है उसको, लेकिन उनका सबसे मेन जो फीचर है, मतलब फीचर क्या हो गए, विशेषता जो है आईडीडी की, वो यही है कि बच्चे का आईक्यू लेवल 70 से नीचे रहेगा और उसके साथ साथ वो कम्युनिकेशन में भी बहुत वीक होगा सामने वाले के अकॉर्डिंग। देखिए, डेफिनेशन की बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। बौद्धिक विकलांगता का अर्थ है नई या जटिल जानकारी को समझने और नए कौशल सीखने व लागू करने में क्षमताओं में महत्वपूर्ण कमी। यानी कि देखिए, जो नॉर्मल आईक्यू का पर्सन होगा वो नई जानकारी को और जो जटिल चीज़ें हैं उन्हें आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है, लेकिन जो आईडीडी वाले बच्चे होंगे वो इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। यह सामाजिक रूप से स्वतंत्र रहने की क्षमता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो आईडी का बच्चा होगा वो समाज में भी समाज के अकॉर्डिंग नहीं रह पाएगा, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना उसे एक्सप्रेस कर पाएगा, कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा और हर चीज़ को समझने में उसे प्रॉब्लम होगी, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाता है। देखिए, इंग्लिश में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड न्यू और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड टू लर्न एंड अप्लाई न्यू स्किल्स। ठीक, कॉप इंडिपेंडेंटली इन सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में कॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं, कॉपरेट नहीं कर पाते हैं नॉर्मल पर्सन्स के अकॉर्डिंग। और ये कब स्टार्ट हो जाता है, अडल्टहुड से पहले ये समस्याएं हम देख सकते हैं अर्ली इंटरवेंशन के तहत। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का जो पेपर था उसमें भी आया हुआ था कि माइल्ड का आईक्यू लेवल क्या है, पिछली वीडियो में हमने किया था। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये आता है, यानी कि बौद्धिक विकलांगता का वर्गीकरण। और वर्गीकरण हम किस बिहाफ पे करते हैं, पहला क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है प्रैक्टिकल में, या फिर MCQ में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि बौद्धिक विकलांगता का वर्गीकरण किस आधार पे होता है, तो IQ टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। IQ लेवल के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कौन सा बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल है और वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल में किस स्टेज पे है, ये भी देखते हैं। तो IQ का एक फॉर्मूला होता है, IQ का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में जब हम 100 करते हैं तो IQ लेवल पता चल जाता है किसी पर्सन का। तो इसको आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि किसी पर्सन का मेंटल एज ले लेते हैं 12 और क्रोनोलॉजिकल एज ले लेते हैं 10, इंटू में 100 कर लेते हैं, तो उस बच्चे का IQ लेवल कितना आ जाएगा, 120। तो एक नंबर का ये IQ, फाइंड IQ भी आ सकता है एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, और ऐसे भी आ सकता है कि IQ का फॉर्मूला ये होता है, या कैसे भी पूछा जा सकता है। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। देखिए 4 IQ रेंजेस हैं,
या कहा जाए तो 4 क्लासिफिकेशंस होती है आईडी की अकॉर्डिंग टू आईक्यू। सबसे नीचे होता है प्रोफाउंड, फिर आता है सीवियर, फिर आता है मॉडरेट और फिर आता है माइल्ड। देखिए, जो बच्चा प्रोफाउंड का होगा उसका आईक्यू लेवल हमेशा 22 बिलो रहेगा, 20 से नीचे होगा। जो सीवियर का होगा उसका हमेशा आईक्यू लेवल 20 से 35 के बीच में होगा, और जो मॉडरेट होता उसका 35 से 50, और जो माइल्ड होता है 50 से 70। देखिए, कई सारी बुक्स कई सारी जगहों पे अलग अलग रेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन यही आसपास होंगे, 70 से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि कहीं पे हो सकता है 20 से बिलो, 20 से 34, 34 से 49, 49 से 69, ऐसे भी हो सकता है। तो आप ये बस ऑन एवरेजली याद रखिए कि 20 से नीचे होता है प्रोफाउंड का, सीवियर का होता है 20 से 35, मॉडरेट का होता है 35 से 50, और माइल्ड का होता है 50 से 70। तो ये क्लासिफिकेशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। किसके अकॉर्डिंग होता है ये? आईक्यू रेंज के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला भी याद रखिएगा। चलिए अभी इसको देखिए, आईक्यू रेंज और उसके हिसाब से बच्चे की जो कमजोरी या ताकत होती है वो देखिए। जो माइल्ड वाला बच्चा है उसका आईक्यू रेंज 50 से 70 के बीच में होगा, थोड़ी धीमी सीखने की गति होगी। आईक्यू कम है तो थोड़ा धीरे सीखेगा और सामान्य जीवन जी सकता है, यानी कि उतना हम नॉर्मल पर्सन्स की तरह जल्दी नहीं सीख सकता, लेकिन धीरे सीखेगा, लेकिन वो सर्वाइव कर सकता है सोसाइटी में अपने अकॉर्डिंगली। फिर आता है मॉडरेट। मॉडरेट का आईक्यू रेंज होता है 35 से 50। उनको देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, किसी एक पर्सन की आवश्यकता पड़ती है जो उनकी देखभाल करें, और जो ईजी वर्क है वो सारे कर पाएंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू हम उनमें बदलाव ला सकते हैं, यानी कि डेली रूटीन वाले काम वो कर सकते हैं। फिर आता है सीवियर। सीवियर 20 से 35, इनको निरंतर सहयोग की आवश्यकता होती है, यानी कि इनको हर काम के लिए एक व्यक्ति चाहिए। ठीक है। सीमित भाषा, यानी कि इनकी लैंग्वेज भी होती है, फिक्स होती है, थोड़ी बोरी बातें कर पाते हैं, और या मोटर स्किल्स, लैंग्वेज भी फिक्स होगी और मोटर स्किल्स यानी कि फाइन मोटर ग्रॉस मोटर भी उतना डेवलप नहीं होता, लेकिन प्रोफाउंड से बेटर होते हैं कंडीशन इनकी। लेकिन जो प्रोफाउंड का बच्चा होता है वो हमेशा ही वो डिपेंडेंट होता है, सामने वाले पे पूरी तरीके से निर्भर रहता है। उसको हमेशा हर चीज़ के लिए एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और उसको विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। वो प्रोफाउंड है, वो कुछ नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये आईक्यू रेंज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन थी आईडी की। ठीक। अब देखिए, अब जो बौद्धिक विकलांगता के कारण जो है कॉजेज़ हैं वो देखिए। देखिए, ये बौद्धिक विकलांगता नहीं, किसी भी डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी के कॉजेज़ लिखने हों तो आप सीधा 3 चीज़ याद रखेंगे: जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद। प्री नेटल कॉज, नेटल कॉज और पोस्ट नेटल कॉज। ये बौद्धिक विकलांगता के ही नहीं, ये किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी के कॉज हो सकते हैं, ऐसे ही होते हैं ऑलमोस्ट। देखिए, जन्म से पहले प्री नेटल कॉज में क्या क्या आता है? अनुवांशिकी समस्याएं, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसके पेरेंट्स में होगी आईडी की समस्या, वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। ठीक है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये ऑटिज़म के प्रकार है। तो ये सारी समस्या अगर पेरेंट्स में है तो बच्चे में ट्रांसफ़र होने की संभावना होती है, तो ये कारण हो सकता है। ठीक। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, HIV हो जाना, रूबेला हो जाना, ये सब भी कॉज बनते हैं आईडी के ही नहीं, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी के। पोषण में कमी, या फिर पेरेंट्स ने यानी कि मम्मी ने, माता ने अगर कुछ अच्छा नहीं खाया या फिर शराब या दवाओं का अधिक सेवन किया तो भी बच्चा आईडी से पीड़ित हो सकता है। ठीक। जन्म के समय क्या होगा? नेटल कॉज में क्या क्या आता है देखिए। समय से पहले जन्म, ठीक है, टाइम से पहले अगर बर्थ हो गया, यानी कि 9 महीना तो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है अगर हेल्दी बेबी चाहिए, लेकिन 9 महीने से पहले भी अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो भी क्या होता है? आईडी या किसी भी प्रकार की संक्रमण नहीं, दिव्यांगता का शिकार हो सकता है। ठीक है। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑक्सीजन की कमी के कारण भी डिसेबिलिटी होती है। और जन्म के समय सिर में चोट लगना, जैसे कि ज़्यादा फोर्स से बच्चे को पुश कर देती है माता, या फिर डॉक्टर उसको सही से पकड़ नहीं पाया बच्चे का सर और उसको चोट लग गई, या फिर थोड़ा भी बहुत नाजुक होता है, हल्का सा भी गलत मूवमेंट हो गया तो बच्चे के सर में चोट आती है, जो भी और वो भी विकलांगता का कारण बनता है। ठीक, जन्म के बाद यानी कि पोस्ट नेटल कॉज देखिए, कोई भयंकर चोट लग गया सर में, वो और कुपोषण। ठीक, तो ये 3 चीज़ें हैं, प्रीनेटल, प्रीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल, ये 3 कॉजेज़ होते हैं किसी भी विकलांगता का। ठीक, तो इसको आप किसी भी विकलांगता के कॉजेज़ में लिख सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट यूज़फुल नहीं होता ये आंसर। देखिए, बौद्धिक विकलांगता के उपचार एवं सहायता, यानी कि जिस बच्चे को बौद्धिक विकलांगता हो गई उसका क्या उपचार होगा या उसकी क्या सहायता होगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है उसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सहायता है, हेल्प्स हैं जिसको हम देकर, सपोर्ट देकर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन है उसकी कंडीशन में सुधार ला सकते हैं। देखिए, बौद्धिक विकलांगता का कोई भी इलाज नहीं होता, लेकिन सही देखभाल, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और सपोर्ट, समर्थन से व्यक्ति को बेहतर जीवन दिया जा सकता है, वो व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है। देयर इज़ नो कंप्लीट क्योर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बट विथ द राइट केयर, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट अ पर्सन कैन लिव अ बेटर लाइफ। तो देखिए, वो सारे सपोर्ट या ट्रेनिंग क्या क्या है। सबसे पहला, हम स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चा आईडी का है उसको स्पेशल एजुकेशन से के थ्रू ही ऑक्यूपेशनल चीज़ें सिखाकर, उसके बिहेवियर में सुधार कर एक स्पेशल एजुकेटर उसको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मोटिवेट कर सकता है या फिर उस कंडीशन में ला सकता है। व्यवहार थेरेपी, यानी कि उस बच्चे का बिहेवियर, जो गंदे आचरण हैं उसको सुधार सकते हैं, और जो अच्छे आचरण हैं उसको बच्चे को करने पे मजबूर कर सकते हैं या उसे करवा सकते हैं। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, यानी कि जो स्पेशल बच्चा है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन में डालेंगे तो इंक्लूसिव चीज़ों को एडप्ट करना सीख सकता है। स्पीच थेरेपी, जो बच्चा स्पेशल नहीं, जो बच्चा आईडीडी का है वो अगर नहीं बोल पा रहा है तो स्पीच थेरेपी के कारण हम उसमें उसकी भाषा में सुधार ला सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या आता है, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ आता है, जो बच्चा रोज़ अपने जीवन में करते हैं हम लोग, वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। खाना खाना, नहाना, फ्रेश होना, कंघी करना, कपड़े पहनना, ड्रेसिंग में ही आ जाता है, जूते होते, फीते बांधना, ये सब। तो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आता है, तो ये भी हम करवा सकते हैं आईडीडी बच्चे को ट्रेनिंग देकर। फिजियोथेरेपी, अगर उसके शरीर में, मांसपेशियों में किसी प्रकार की समस्या है तो उसको भी फिजियोथेरेपी से बहुत हद तक सुधारा जा सकता है। पेरेंट्स काउंसलिंग, यानी कि जो बच्चा बिल्कुल ही देखिए, आईडीडी के बच्चे को हम उतना प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको हम वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ सिखा सकते हैं जिससे वो बच्चे को घर पे भी हेल्प करें उनकी कंडीशन में सुधार करने के लिए। तो ये पेरेंट काउंसलिंग के अंदर आता है। फिर आता है CBR, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म भी आ सकता है CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। तो सामुदायिक आधारित पुनर्वास, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं, गांव जाते हैं, विलेजेस जाते हैं, शहरों में जाते हैं, उस समुदाय के पास जाते हैं जहाँ पर ऐसे बच्चे पाए जाते हैं या उनकी फैमिली से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फिर फैमिली को भी कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को भी सरकार की चीज़ों से जोड़ते हैं, स्पेशल एजुकेशन तक उसको पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामुदायिक आधारित पुनर्वास के तहत आता है। ठीक, तो यहाँ पे आईडीडी जो है वो फिनिश हुआ। तो जब आईडीडी का क्वेश्चन आएगा, इतना ही बड़ा आएगा, तो आपको इतना बड़ा ही लिखना पड़ेगा। और जो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे बस पॉइंट्स लिखे हैं, आपको एग्ज़ाम में इसको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। चलिए, अब अगला टॉपिक जो है वो देखते हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, यानी कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी।
एक सेकंड। चलिए देखिए, विशिष्ट अधिगम अक्षमता यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। कभी कभी एग्ज़ाम में बस ऐसे लिख देगा SLD फुल फॉर्म, तो आपको लिखना है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक, देखिए, विशिष्ट अधिगम अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सामान्य या सामान्य से ऊपर की बुद्धिमत्ता यानी कि IQ होने के बावजूद पढ़ने यानी कि डिसलेक्सिया, लिखने यानी कि डिसग्राफिया, या गणित यानी कि डिसकैलकुलिया से संबंधित कौशल को सीखने में कठिनाई होती है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके अंतर्गत तो वे बच्चे आते हैं जिनका IQ नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ने, लिखने और गणित के सवालों को करने में सक्षम नहीं होते। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत मुश्किल से सीख पाते हैं। ठीक, तो ये होता है SLD यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। देखिए, SLD इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि एक तंत्रिका विकार है जिनका तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन उतना डेवलप नहीं हो पाता, उनके अंदर ये थोड़ी बहुत समस्या आती है। ठीक, पर्सन एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज़ एकेडमिक स्किल सच अ रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग एवरेज और एबव एवरेज इंटेलिजेंस यानी कि IQ। ठीक, तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता ऐसी अक्षमता है जिसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनका IQ लेवल नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल से कम होता है हल्का सा, लेकिन फिर भी वो नई जानकारियों को सीखने, समझने और पढ़ने में अक्षमता रखते हैं, यानी कि सक्षम नहीं होते, कठिनाइयाँ फेस करते हैं। देखिए, SLD के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य यानी कि की फैक्ट्स हैं, यानी कि जो आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चा SLD का है या SLD की जो विशेषताएं वो क्या है कि SLD जन्मजात होती है, ठीक, या जीवन भर बनी रह सकती हैं, लेकिन सहायक उपकरणों से इसमें प्रबंधित किया जा सकता है। यानी कि ये जीवन भर तो बनी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसमें चेंजेस ला सकते हैं। बच्चे को भी पता चल जाएगा कि उसको इस कंडीशन में क्या करना है जिससे वो सरवाइव कर पाए। यह एक मानसिक बीमारी नहीं है, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि IDD है, ये उसका बीमारी नहीं है, लेकिन ना IDD के साथ, IDD वाले हर बच्चों को ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम IDD वाले बच्चों को ऐसा होता है क्योंकि उनका माइंड ही डेवलप नहीं हो पाता। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये एक मानसिक बीमारी है। ट्रू फॉल्स में आता है कि SLD मानसिक बीमारी है, नहीं, क्योंकि SLD एक क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, हम मानते हैं, लेकिन ये हमें बताया जाता है तो हम ये भी मान लेते हैं कि ये एक मानसिक बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको मानसिक बीमारी नहीं मानना है, ये बस न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में कमी के कारण ये बीमारी होती है, बीमारी नहीं डिसेबिलिटी होती है। इसकी जल्दी पहचान और विशेष शिक्षण में सुधार संभव होता है, ये इसकी विशेषता है। ऐसा नहीं है कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता, चेंज भी हो सकता है। ठीक, तंत्रिका विकास संबंधित विकार है। अगर ये बोला जाए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो हाँ, लेकिन ये मानसिक बीमारी है तो नहीं, ये गलत है। SLD के सिम्टम्स देखिए, अक्षरों या शब्दों को उल्टा पढ़ना या लिखना, रीडिंग और राइटिंग लेटर और वर्ड्स बैकवर्ड, ठीक, स्पेलिंग लगातार गलत पढ़ना, फ्रिक्वेंटली स्पेलिंग मिस्टेक्स, गणना में कठिनाई यानी कि डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन, कार्य को धीमी गति से करना, डूइंग थिंग्स स्लोली, और निर्देशों को समझने और उसे पालन करने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लोइंग इंस्ट्रक्शंस, ये इसके लक्षण हैं। प्रमुख प्रकार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, SLD के जो पहला मेजर है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया उन बच्चों को होता है जिनको पढ़ने में कठिनाई माना जाता है। डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित कठिनाई, और एक आता है डिस्प्रैक्सिया यानी कि मोटर कौशल में कठिनाई, यानी कि जिनका फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स नहीं डेवलप हुए हैं उनको डिस्प्रैक्सिया होता है। ठीक, और भी होते हैं, लेकिन ये 4 हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें वो साइकोलॉजी में आती है, जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और CTET में आती हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हमें बस अपने डिप्लोमा में 4 इंपॉर्टेंट है और यही सारी चीज़ें रिपीट होती है।
इसलिए मैंने बस 4 ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप क्या है। तो देखिए, अर्ली इंटरवेंशन यानी कि अर्ली जल्दी हस्तक्षेप, यानी कि हम लोग किसी भी डिसेबिलिटी में अर्ली मतलब जल्दी, हस्तक्षेप मतलब उसको रोकने के उपाय या रोकथाम करना शुरू कर दें हम, ये चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए, अर्ली इंटरवेंशन प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है किसी बच्चे के विकास या सीखने से जुड़ी समस्याओं की पहचान और इलाज जल्दी और कम उम्र में, यानी कि 0 से 6 वर्ष में ही करना, ताकि उसके विकास और भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। अर्ली इंटरवेंशन मीन आइडेंटिफाई एंड ट्रीटिंग अ चाइल्ड्स डेवलपमेंटल और लर्निंग प्रॉब्लम एट एन अर्ली एज टू इम्प्रूव हिज और हर डेवलपमेंट एंड फ्यूचर। ठीक, अर्ली इंटरवेंशन मतलब किसी बच्चे की स्थिति का जल्दी से मुआयना कर लेना और उसके सुधार के लिए, उसके भविष्य को बेहतर करने के लिए क्या करना, रणनीतियाँ तैयार करना, करिकुलम बनाना। ठीक, उस बच्चे की प्रॉब्लम से संबंधित सारे सॉल्यूशंस को जल्दी करना। अर्ली इंटरवेंशन जितनी जल्दी हो जाता है उतना हमें समस्या उतनी बड़ी नहीं बन पाती और हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता है उससे उसके प्रिकॉशंस को अप्लाई करने में स्टूडेंट्स पे। तो इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है। देखिए परिभाषा, प्रारंभिक हस्तक्षेप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों की विकासात्मक, बौद्धिक, शारीरिक, संवेदी और संचार में जुड़ी समस्या को प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर उचित सहायता, थेरेपी और शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि उनका समुचित विकास हो सके। अर्ली इंटरवेंशन रेफर्स टू अ सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड इन टू इन्फेंट एंड यंग child who are at risk of have developmental disabilities in order to improve their physical, cognitive, communication, social और इमोशनल डेवलपमेंट। सिंपल सी बात, अर्ली इंटरवेंशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों की सर्वांगीण विकास में पहुंचने वाली बाधाओं को पहचान कर उचित प्रावधान किया जाता है। नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं हम कि प्रारंभिक हस्तक्षेप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विकास में आने वाली बाधाओं का पहचान शीघ्र किया जाता है और उसके लिए उचित प्रावधान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अर्ली इंटरवेंशन का। समस्या की समय पर पहचान करना, ठीक, टाइमली आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम्स, विकास को सामान्य बनना या सुधारना, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसको नॉर्मल जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको वहीं तक रोक देना, और विकास को सामान्य यानी कि डेवलपमेंट को नॉर्मल बना देना, नॉर्मल पर्सन जैसा इम्प्रूव कर देना, नॉर्मलाइज और इम्प्रूव द डेवलपमेंट। परिवार को मार्गदर्शन और सहयोग देना, जब हमें या किसी एक व्यक्ति को, थेरेपिस्ट को या फिर विशेष शिक्षक को पता चल जाता है तो वो डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द फैमिली को भी अच्छे से बता सकता है, उन्हें प्रिकॉशंस बता सकता है, तरीके बता सकता है जिससे वो अपने बच्चे में शुरू से ही इन्वॉल्व हो जाए और उसकी समस्या को कम करने पे ध्यान दिया जाए। विशेष शिक्षा और चिकित्सा सेवा प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन एंड मेडिकल सर्विस जल्द से जल्द, और बच्चों को सामान्य शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने में सहायता करना। अर्ली इंटरवेंशन में अगर हमने उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रोक लिया तो क्या पता वो बच्चा जो नॉर्मल बच्चे में काउंट होना शुरू हो जाए, तो वो नॉर्मल में काउंट होगा तो उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में डाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। देखिए मैंने बस इतना लिखा है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा अपने एग्जाम में। पहला मॉडल मेडिकल मॉडल, चिकित्सा मॉडल। मॉडल मतलब करना क्या है, जैसे कि हमने किसी बच्चे की अर्ली इंटरवेंशन में पता किया कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो मेडिकल मॉडल यानी कि मेडिकल से उसको जोड़ेंगे। कुछ ऐसे मेडिकल चिकित्सा यानी कि मेडिकल का क्या पता ऐसे क्या पता क्या होते हैं प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस बच्चे को जोड़ के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस होंगे। थेरापेटिक्स मॉडल, थेरेपी देकर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी में भी बहुत सारे थेरेपी होते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं यार, फिजिकल थेरेपी। ठीक,
एजुकेशनल मॉडल, बच्चे को एजुकेशन से जोड़कर स्पेशल एजुकेशन से। रिहैबिलिटेशन मॉडल, यानी कि बच्चे को सारे थेरेपी दे के उसको रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, उसको समाज में, सोसाइटी में अपने आप को एडप्ट करने से संबंधित सारे उपाय बताएंगे बच्चे को। उसको इतना इसकी स्किल्स को इतना डेवलप कर देंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग भी समाज में रह सकें। फिर सोशल मॉडल, जो सामाजिक कुरीतियाँ होंगी, जो समाज उन्हें हीन भावना वगैरह से देखेंगी, उनसे भी लड़ने में हेल्प होगा। अगर अर्ली इंटरवेंशन में हमने पता कर लिया, बच्चे को उसके लिए अकॉर्डिंग कर दिया, तैयार कर दिया, तो ये इसमें आ जाएगा। परिवार केंद्रित मॉडल, जैसे कि अब बच्चा नहीं पहुंच पा रहा स्कूल तक या फिर थेरेपी जहाँ पे दिया जा रहा है वहाँ तक, तो परिवार को ही समझा दिया जाए, सिखा दिया जाए कि आप ऐसा ऐसा कीजिएगा बच्चे के साथ, बच्चे का ध्यान ऐसे रखना है, बच्चे को ऐसे समझाना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है फैमिली सेंटर मॉडल में आ जाता है। तो ठीक, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे रैप अप करते हैं। हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियोस को, ताकि आपके फ्रेंड्स और दोस्तों तक ये सारी चीज़ें पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।